सभी मित्रों को नमस्कार। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत करें। जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। और हम डिस्कशन करेंगे किस पर कि हमने पहले अरबों के आक्रमण पढ़ाया था आपको, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण पढ़ाया। तो तुर्कों के आक्रमण में मैंने महमूद गजनवी के आक्रमण की चर्चा किया था आपसे। आज जो हम डिस्कशन करेंगे मोहम्मद गौरी के भारत के आक्रमण पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं बिना समय गंवाए हम तुर्कों का जो दूसरा आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण, उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और डिस्कशन करेंगे किस पर, मोहम्मद गौरी का। तो गौर के तुर्क मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण, यही हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। तो गौर शासक कौन, गौर शासक, क्योंकि हम टीजीटी लेवल का पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसका लेवल लेके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्टकट में हम चलेंगे, बल्कि थोड़ी सी गहराई लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर हम वनडे की तरह पढ़ाएंगे तो वनडे और उसमें अंतर होगा। तो हम टीजीटी लेवल पर चल रहे हैं, ना तो बहुत हाई फाई आपको पढ़ना है, बहुत लो बीच के लेवल का, लेकिन हम सबसे स्टैंडर्ड लेवल का लेके चल रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे गौर के तुर्क, गौर के किस पर हम डिस्कशन करेंगे, गौर के तुर्क शासक मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण, इसी पर हम डिस्कशन करेंगे ना। तो मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब पर पूरा डिटेल हमारी आपकी होगी। आपको मालूम होगा कि गजनी और हेरात के बीच का एक क्षेत्र था गौर, अर्थात गजनी और हेरात के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र था, ये मान लीजिए कि गजनी है और ये मान लीजिए हेरात है। इसका जो पहाड़ी क्षेत्र था यही क्या कहलाता था, यही गौर राज्य कहलाता था, गौर राज्य। तो गजनी, एक बार ध्यान से सुनिएगा, गजनी और हेरात के पहाड़ी का जो क्षेत्र था यही कहलाता था गौर राज्य। क्या, गौर राज्य कहलाता था, गौर राज्य। गौर राज्य स्थित था। गौर राज्य के शासक कौन थे, गौर राज्य का जो शासक था वो तजिक था, तजिक। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तजिक कौन था, तो गौर राज्य का शासक था ना। तो तजिक की चर्चा होती है, तो तजिक कौन था, तो गजनी और हेरात के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र था वही कौन था, गौर था। और गौर राज्य का जो शासक था वो कौन था, तजिक था। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गौर राज्य के शासक मोहम्मद बिन सूरी को पराजित किया। कौन, यहां का जो शासक था, यहां का शासक कौन था, यहां का जो शासक था महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी। और उस समय जो गौर राज्य का शासक था वह कौन था, तो गौर राज्य के शासकों में किसका नाम आता है, तो गौर राज्य के शासकों में जो नाम आता है वो किसका आता है, तो गौर राज्य के शासकों में मोहम्मद बिन सूरी का नाम आता है। किसका, मोहम्मद बिन
सूरी का नाम आता है। मोहम्मद बिन सूरी कहां था? कि गौर राज्य का शासक था, शासक था। तो प्रारंभ में शासक जो था तजिक था, इसी ने गौर राज्य की स्थापना की थी। लेकिन आगे चलकर शासक कौन हुआ? मोहम्मद बिन सूरी। 1 सेकंड का समय रखिएगा थोड़ा। आइए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इमरजेंसी पड़ गया था, इसलिए हमने आपकी क्लास को डिस्टर्ब किया। चलिए, तो ये जो थे कौन? मोहम्मद बिन सूरी। ये कहाँ के थे? एक गजनी के गौर राज्य के शासक थे। तो 1009 ईस्वी में, कब? 1009 ईस्वी में जो महमूद गजनवी थे, इन्होंने गौर राज्य पर आक्रमण किया और जो वहां का शासक था मोहम्मद बिन सूरी, उसे क्या किया? पराजित किया। पराजित कर मार डाला। ध्यान से देखिएगा, मार डाला। और मारने के पश्चात क्या किया? कि गौर राज्य पर अधिकार कर लिया। क्या किया? गौर राज्य पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। अब किसने अधिकार किया? तो महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में जो गौर राज्य था, गौर राज्य पर आक्रमण किया और मोहम्मद बिन सूरी को पराजित कर मार डाला। और जो गौर राज्य था, गौर राज्य पर क्या किया? अधिकार कर लिया। ठीक है, इतनी की प्रमुख चर्चा है। उसके बाद क्या हुआ कि 1030 ईस्वी में क्या हुआ कि जो महमूद गजनवी था, इसकी मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी जो मृत्यु हुई 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के साथ ही क्या हुआ कि इसकी मृत्यु के साथ ही धीरे धीरे, क्योंकि अचानक किसी चीज का पतन नहीं होता, किसी चीज का पतन होता है तो धीरे धीरे होता है। और धीरे धीरे राज्य का जो गजनी राज्य था, जिसका अधिकार जो था गौर राज्य पर भी था, जो गौर राज्य था वह भी गजनी के अधिकार क्षेत्र में था। तो धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। और धीरे धीरे पतन शुरू हुआ तो पतन का यह परिणाम हुआ कि धीरे धीरे जो गौर राज्य था धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगा। तो जो गजनी के अधीन राज्य थे वो भी धीरे धीरे कैसे हुए कि स्वतंत्र होने लगे। और उधर देखा जाए तो ईरान में शक्तिशाली ख्वारिज्म राज्य स्थापित हुआ। गौर राज्य भी गजनी के नियंत्रण से स्वतंत्र हो गया। गौर राज्य और गजनी के बीच संघर्ष भी शुरू हुआ। अर्थात जब तक महमूद गजनवी था तब तक गौर राज्य की अपनी एक साख थी, लेकिन महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद ही जो गौर राज्य था धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगा। लेकिन अब भी गजनी और गौर के बीच संघर्ष जारी था। और इसी समय ईरान में एक शक्तिशाली ख्वारिज्म वंश की स्थापित हुआ। तो गजनी और गौर था, इनके बीच संघर्ष भी इसी समय प्रारंभ हुआ।
गजनी का जो सुल्तान था बहराम शाह, उसने क्या किया, जो गजनी का सुल्तान जिसका नाम था बहराम, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था बहराम शाह, बहराम शाह ना। और इस समय देखा जाए तो गौर राज्य का जो राजकुमार था कुतुबुद्दीन हसन, गौर राज्य का राजकुमार कुतुबुद्दीन हसन ना, एक बार पुनः सुनने का प्रयास कीजिए। जो गजनी राज्य का सुल्तान था जिसका नाम था बहराम शाह, उसने गौर राज्य का जो राजकुमार था जिसका नाम जो था वो कुतुबुद्दीन हसन था, उस पर आक्रमण किया और जो कुतुबुद्दीन हसन था इसे गिरफ्तार किया पहले, और गिरफ्तार करके क्या किया कि हत्या कर दी। किसकी हत्या की गई, कुतुबुद्दीन हसन की हत्या कर दी गई। किसने हत्या की, गजनी का जो सुल्तान था जिसका नाम था बहराम शाह। तो बहराम शाह ने, जो गजनी का सुल्तान था बहराम शाह ने गौर राज्य का जो राजकुमार था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन हसन, उस पर आक्रमण किया और उसे पहले गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। अतः कुतुबुद्दीन हसन का भाई और गौर राज्य का शासक अलाउद्दीन हुसैन, किसका, इसी का एक भाई था, और गौर राज्य का शासक जिसका नाम क्या मिलता है, तो गौर राज्य का जो शासक था उसका नाम कौन था, अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन ने क्या किया कि उन्होंने गौर राज्य पर आक्रमण कर दिया। क्या किया, आक्रमण, और आक्रमण किया उसने, बहराम शाह की हत्या तो की ही, इसके साथ साथ गजनी को जला दिया। क्या किया, पुनः सुनिए, कि जो गौर राज्य का राजकुमार था कुतुबुद्दीन हसन की जब बहराम शाह के द्वारा क्या किया गया कि बंदी बनाया गया और उसकी हत्या कर दी गई, तो जो कुतुबुद्दीन हसन का भाई था और गौर राज्य का शासक जिसका नाम था अलाउद्दीन हुसैन, वह बड़ा क्रोधित हुआ, और क्रोधित होने के पश्चात उन्होंने क्या किया कि गजनी पर आक्रमण कर दिया, और गजनी का जो शासक था बहराम शाह की हत्या कर दी, और एक तरह से गजनी पर अधिकार कर लिया। और गजनी पर अधिकार करने के पश्चात गजनी को पहले लूटा, और लूटने के पश्चात गजनी को जला दिया, और गजनी को जलाने के पश्चात उसने जहां सोज की उपाधि धारण की। किसने, इसने क्या किया कि इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था जहां सोज की उपाधि धारण की। जहां सोज का मतलब होता है दौहित्र, अर्थात जहां सोच का मतलब होता है कि जहां सोच का आशय होता है विश्वदाहक। हम क्या कह सकते हैं, इसी को कहते हैं विश्वदाहक की उपाधि धारण की।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जहां सोच या विश्वदाहक की उपाधि धारण की, तो गौर राज्य का जो शासक था अलाउद्दीन हुसैन, इसी ने क्या किया था कि गजनी पर आक्रमण किया, बहराम शाह को पराजित किया, गजनी को लूटा और गजनी को लूटने के पश्चात गजनी को जला दिया और जलाने के उपलक्ष्य में उसने एक उपाधि धारण की थी जिसे कहा जाता है जहां सोच की उपाधि धारण की और विश्वदाहक की उपाधि धारण की। जहां सोच या इसी को कहा जाता है विश्वदाहक की उपाधि धारण की। ये सब किसके बारे में है? तो हुसैन, अलाउद्दीन हुसैन के बारे में। इस प्रकार गौर के शासक अलाउद्दीन हुसैन के बाद गयासुद्दीन 1163 ईस्वी में गौर राज्य का शासक बना। कौन? इसी के पश्चात, अलाउद्दीन हुसैन के पश्चात जो गौर राज्य का शासक बना, गौर राज्य का शासक, वह कौन बना? गयासुद्दीन बना, जिसका नाम क्या मिलता है? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन क्या बना? 1163 ईस्वी में क्या बना? गौर राज्य का शासक बना। तो गौर राज्य का शासक यह कब बना? गयासुद्दीन 1163 ईस्वी में गौर राज्य का शासक बना। किसके बाद बना? अलाउद्दीन हुसैन के बाद गौर राज्य का शासक बना। इसके गजनी राज्य पर क्या किया? इसने गजनी राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। गयासुद्दीन गौर ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन बिन शाम, जिसे कहते हैं मोहम्मद गौरी, को क्या बनाया? इसी गयासुद्दीन इसका पूरा नाम मिलता है गयासुद्दीन गौर। गयासुद्दीन गौर ने क्या किया? इसका जो छोटा भाई था, छोटा भाई, गयासुद्दीन का छोटा भाई, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन, इसका नाम शिहाबुद्दीन उर्फ इसे क्या कहा जाता है? मुइजुद्दीन बिन शाम। मुइजुद्दीन बिन शाम, या इसी को कहा जाता है शाम, या इसी को कहा जाता है मोहम्मद गौरी। गौरी को क्या किया? इसी को गजनी का शासक नियुक्त किया। क्या किया? गजनी का शासक नियुक्त किया। आप वहीं पहुंच गए। एक बार पुनः सुनिए कि जो पहले कौन हुआ कि मैंने आपको बताया कि गजनी का सुल्तान बहराम शाह था। इसने क्या किया कि गौर के राजकुमार कुतुबुद्दीन हसन को क्या किया कि बंदी बनाया, आक्रमण किया और बंदी बनाया, इसकी हत्या कर दी। और इसी का जो भाई था, जो गौर का शासक भी था, जिसका नाम था अलाउद्दीन हुसैन, इसने क्या किया कि इसी क्रोध में गजनी पर आक्रमण किया, बहराम शाह को पराजित कर मार डाला और गजनी को पहले लूटा और गजनी को जला दिया। इसीलिए गजनी को जलाने के कारण ही इसने अपनी उपाधि धारण की थी जहां सोज, जिसे कहा जाता है विश्वदाहक। अलाउद्दीन हुसैन शाह के बाद गौर राज्य का जो शासक बना वो गयासुद्दीन गौर बना। कब बना? 1163 ईस्वी में बना। जब गयासुद्दीन गौर राज्य का शासक बना तो इसका जो छोटा भाई था, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन, जिसे इसका नाम ही मुइजुद्दीन बिन शाम था, इसी को कहा जाता था मोहम्मद गौरी। इसको क्या किया कि गजनी का शासक नियुक्त किया। गजनी का शासक नियुक्त किया किसने? कि गयासुद्दीन गजनी का शासक नियुक्त किया। इसी को हम कह सकते हैं शासक कहें चाहे सूबेदार कहें,
सूबेदार नियुक्त किया। किसने? तो किसने नियुक्त किया? तो गयासुद्दीन ने किया था। ठीक है। अब बाद में वह गौर राज्य का क्या बना? इसी गयासुद्दीन के बाद जो मोहम्मद बिन शाम था, यह क्या बना? गौर राज्य का शासक बना। आगे चलकर गौर राज्य का शासक बना। अभी अंतिम में हम पूरा समराइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह गौर राज्य का, अर्थात इस तरह देखा जाए तो अब गौर राज्य का शासक कौन बना? गौर राज्य का शासक, जो गौर राज्य का शासक था, अब गौर राज्य और गजनी पर गौर का अधिकार हो गया। तो गौर राज्य का जो शासक बना वो मोहम्मद गौरी हुआ। गौरी गयासुद्दीन के बाद कुछ समय तक यह गजनी का सूबेदार था। गयासुद्दीन के बाद क्या हुआ कि गौर राज्य का यह शासक बना। कौन? मोहम्मद गौरी। ईरान के जो ख्वारिज्म शासक थे, ख्वारिज्म राज्य के शासकों ने सामाजिक महत्व जो था खुरासान पर अधिकार कर लिए जाने के कारण मोहम्मद गौरी पश्चिमोत्तर की ओर का जो विस्तार था, अर्थात ख्वारिज्म जो शासक थे, ख्वारिज्म शासकों ने क्या किया कि एक तरह से देखा जाए तो ख्वारिज्म जो शासक थे, ख्वारिज्म जो शासक थे, ख्वारिज्म शासकों के ये कहां के थे? ईरान के थे। मैंने आपको पहले ही बताया, ईरान के शासक थे। ईरान के जो शासक थे, ख्वारिज्म शासक थे, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने खुरासान पर विजय कर ली। खुरासान की विजय की, और खुरासान की विजय के पश्चात जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो गजनी का अधिकार था, जो विस्तार था, गजनी शासकों का जो विस्तार पश्चिमोत्तर की ओर था, वह विस्तार रुक गया। अर्थात जो पश्चिम की ओर गजनी शासकों का विस्तार की नीति थी वो रुक गई। अब मोहम्मद गौरी के सामने एक समस्या आई को पश्चिम की तरफ अपना विस्तार नहीं कर सकता था, तो पूर्व की तरफ विस्तार किया। और इसी पूर्व की तरफ गजनी ने विस्तार करते हुए क्या किया कि भारत पर आक्रमण की नीति अपनाई। भारत के आक्रमण का निर्णय लिया। क्योंकि निर्णय लिया, किस लिए निर्णय लिया? क्योंकि पश्चिम की तरफ यह विस्तार नहीं कर सकता था, केवल पूर्वी क्षेत्रों पर विस्तार कर सकता था। तो इसी क्षेत्र विस्तार को लेकर इसने क्या किया कि भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गौरी के भारत के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य जो था वो राजनीतिक था। राजनीतिक का मतलब है कि राजनीतिक था। राजनीतिक का मतलब क्षेत्र विस्तार के लिए इसने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। तो ये इस प्रकार भारत पर जो आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है। तो इसका जो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था वो कैसा था? राजनीतिक था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी के भारत के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो कैसा था? राजनीतिक था। राजनीतिक, राजनीतिक का मतलब है क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार, विस्तार। अभी तक के जितने भी आक्रमणकारी आते थे उनकी जो नीतियां थी वो भारत में धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था। लेकिन किसी भी शासक ने भारत में विस्तार की नीति नहीं अपनाई। विस्तार की नीति अपनाने वाला जो था, अर्थात क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाने वाला आक्रमणकारी जो था वो पहला आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी था। तो इसका भारत के आक्रमण का जो उद्देश्य था वो कौन था? राजनीतिक उद्देश्य से इसने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस दर्रे से आक्रमण किया? तो मोहम्मद भारत पर गोमल दर्रे से, गोमल
दर्रे से आक्रमण किया, गोमल दर्रे को पार किया और आक्रमण किया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आक्रमण गोमल दर्रे से होकर किया। कब किया? 1175 ईस्वी में किया। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ वो कब हुआ? 1175 ईस्वी में हुआ। ठीक है। और यह आक्रमण कहाँ हुआ? यह आक्रमण जो हुआ 1175 ईस्वी में मुल्तान में हुआ। मुल्तान में हुआ। और मुल्तान को क्या किया? जीत लिया। तो मुल्तान को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को कब जीता? 1175 ईस्वी में मुल्तान को जीता। तो गोमल दर्रे से आक्रमण करते हुए मुल्तान पर पहली जो आक्रमण थी उस पर विजय प्राप्त हुई। इसी के क्रम में जो मोहम्मद गौरी था इसने लगातार 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण किया। क्या किया? गुजरात पर आक्रमण किया। और गुजरात पर उस समय राजपूताना भूमि होते थे और गुजरात पर करने वाला का प्रयास किया। लेकिन इस समय जो चालुक्य वंशी शासक था, सोलंकी वंश, चालुक्य, यहां गुजरात का जो शासक था, यहां चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का जो शासक था जिसका नाम था मूल राजदूती था ना, मूल राजदूती। जब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का जो शासक था चालुक्य सोलंकी वंश का जो शासक था मूल राजदूती था। मूल राजदूती ने क्या किया? री अटैक कर दिया। अर्थात आक्रमण तो मोहम्मद गौरी ने किया, लेकिन री अटैक किसने किया? तो री अटैक का मतलब होता है कि जो चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक मूल राजदूती था, इसने मोहम्मद गौरी पर ही आक्रमण कर दिया और राजस्थान के आबू पर्वत के निकट किसे? मूल राजदूती ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। किसे पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया। इस प्रकार आबू जो पर्वत था, आबू पर्वत पर मूल राजदूती ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यह मोहम्मद गौरी का क्या माना जाता है? यह मोहम्मद गौरी का भारत पर भारत में पहली पराजय थी। तो आपसे ये क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय कब हुई? तो कब हुई थी? 1178 ईस्वी में ही
कब, आपसे डेट भी पूछा जाता है, 1178 ईस्वी में ही किसने मूल राजदूती जो किस वंश का था, तो चालुक्य या सोलंकी वंश का था, इसी ने मोहम्मद गौरी को पहली बार भारत में हराया था। ठीक है, इस प्रकार इसी वर्ष क्या हुआ कि मूल राजदूती की क्या हुई, इसी वर्ष मूल राजदूती की मृत्यु हो गई। अब मूल राजदूती के बाद भीमदूती क्या हुआ कि सोलंकी अर्थात गुजरात का शासक बना। तो मूल राजदूती के बाद भीमदूती क्या बना कि गुजरात का शासक बना ना, भीमदूती गुजरात का शासक बना। अबू पर्वत के युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी अपना ध्यान जो था वो पश्चिमोत्तर भारत की ओर लगाया। अर्थात जब मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, मोहम्मद गौरी जब गुजरात अभियान में इसे पराजय मिली, तो मोहम्मद गौरी अपना जो ध्यान था पश्चिमोत्तर भारत की ओर लगाया। अर्थात जब पराजित होने के बाद इसने अपना ध्यान कहां लगाया, पश्चिमोत्तर भारत की ओर लगाया, ध्यान लगाया, और सिंध और पंजाब की विजय की ओर केंद्रित थी। इस समय पंजाब के अंतिम गवर्नर जो थे खुसरो मलिक का अधिकार था। तो इसने पश्चिमोत्तर भारत में इस समय दो, एक सिंध था, और एक था पंजाब। पंजाब में किसका शासन चल रहा था, तो खुसरो मलिक का शासन, खुसरो मलिक शासन कर रहा था। कौन, खुसरो मलिक। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि जब गुजरात अभियान में ऐसे पराजय मिली, तो इसने अपना जो ध्यान था वो पश्चिमोत्तर भारत की ओर लगाया, और पश्चिमोत्तर भारत में दो प्रांत थे, एक सिंध था, एक पंजाब थी, और सिंध पंजाब पर मूल अर्थात अपना केंद्रित किया ध्यान। इस समय पंजाब का जो अंतिम गजनी गवर्नर था, यह कैसा था, अंतिम गजनी गवर्नर के रूप में जाना जाता है, गजनी गवर्नर या अंतिम गजनी गवर्नर के रूप में जाना जाता है, अंतिम गजनी गवर्नर। कौन, खुसरो मलिक। खुसरो मलिक क्या कर रहा था, वहां शासन कर रहा था। मोहम्मद गौरी ने 1182 ईस्वी में सिंध को जीता। क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि 1182 ईस्वी में किसे जीता, सिंध को जीता। किसको, सिंध को जीता। 1182 में मोहम्मद गौरी ने किसको जीता, सिंध को जीता। 1186 ईस्वी था, 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको जीता, मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। अधिकार कब, 1186 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया। किसने, मोहम्मद गौरी ने। 1186 ईस्वी में खुसरो मलिक को पराजित किया, 1186 ईस्वी पे अधिकार कर लिया, अर्थात पंजाब उसका हो गया। पंजाब विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी की राज्य की सीमाएं किसको, जो मोहम्मद गौरी की राज्य की सीमाएं थी, किसकी, मोहम्मद गौरी की राज्य की सीमाएं दिल्ली एवं अजमेर को छूने लगी, अर्थात अजमेर को स्पर्श करने, छूने लगी, से मिल गई। ये था किसके विजय के बाद, अर्थात 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जब पंजाब को जीता, तो इसकी जो मोहम्मद गौरी की सीमाएं थी और इसके बगल में जो था दिल्ली और अजमेर था, दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से मिलने लगी। किसके,
यहां का जो शासक था अजमेर से मिलने लगी, यहां का जो दिल्ली और अजमेर का जो शासक था वो कौन था? पृथ्वी राज चौहान, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। पिथौरा जो कहां था? दिल्ली अजमेर का शासक था, अजमेर को राजधानी बनाकर शासन कर रहा था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो अर्थात जब देखा जाए तो 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पंजाब को जीता, तो पंजाब के जीतने के पश्चात इसकी जो सीमाएं थी दिल्ली और अजमेर राज्य से स्पर्श करने लगी, मिलने लगी। और उस समय अजमेर को राजधानी बनाकर शासन कौन कर रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था। 1190 ईस्वी में क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने, कब? 1190 ईस्वी, 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले को जीत लिया। किले को जीत लिया कब? 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि भटिंडा को किले को जीत लिया। और भटिंडा के जो किले पर पृथ्वीराज चौहान, जिसे कहा जाता है राय पिथौरा, अपना अधिकार समझता था। अधिकार समझता था। इसी भटिंडा को लेकर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ भटिंडा को लेकर। और यह मतभेद कब दिखाई दिया? इसी भटिंडा को लेकर 1191 ईस्वी में हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? विजयी हुआ। मोहम्मद गौरी पुनः पराजित हुआ। तो यह भारत में इसकी द्वितीय पराजय थी। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और यह मोहम्मद गौरी का भारत में दूसरी पराजय थी। प्रथम पराजय कब थी? तो आबू पर्वत के समीप, अर्थात जो गुजरात का शासक था मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। तो यह इसकी दूसरी पराजय थी। किससे पराजित हुआ? पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी बड़ा लज्जित हुआ और पुनः यह वापस लौट गया। और जब वह वापस लौटा तो इसने अपनी तैयारी को जारी रखा, युद्ध की तैयारी को जारी रखा। इधर पृथ्वीराज चौहान जो था वो विलासी जीवन व्यतीत करने लगा। इसी समय इससे कहा जाता है कि इसने संयोगिता से प्रेम किया। इनकी चर्चाएं मैं आपसे कर चुका हूं। संयोगिता से प्रेम किया।
वो राजनैतिक जीवन में हम इसकी चर्चा अलग से करेंगे। प्रेम किया और प्रेम करने के पश्चात क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौरी था वो अपनी युद्ध की तैयारियां करता रहा। पुनः मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध, यह युद्ध भी किसके किसके बीच हुआ? यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। और इस युद्ध में भी किसकी पराजय हुई? इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। कौन? मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। मोहम्मद गौरी क्या हुआ? विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तो इतिहासकारों का मानना है कि इसी युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी को बंदी बनाया गया और कुछ समय बाद इसकी हत्या कर दी गई। लेकिन एक पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और उस समय के प्रख्यात कवि भी, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। उन्हीं का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में कहा गया था कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसने मोहम्मद गौरी की जब यहां से बंदी बनाकर गौर ले गया, गजनी जाने के पश्चात चंद्रबरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान एक दिन अवसर पाकर किसकी हत्या कर दी? मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तो जो चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो में लिखा है वो कल्पना मात्र है। तो यही कहा जाता है कि इसी युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी का राज्य जो था गजनी से लेकर भारत तक विस्तारित हो गया ना। अर्थात इस युद्ध में किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की विजय हुई। और यह एकाधिकार की यह लड़ाई जो थी मोहम्मद गौरी की पूरी हुई। इस युद्ध में अर्थात तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी का जो क्षेत्र था गजनी से लेकर, गजनी गौर से लेकर भारत तक विस्तारित हो गया। जिस समय मोहम्मद गौरी भारतीय अभियान पर होता था उस समय जो गजनी का शासन था वह कौन चलाता था? तो गजनी का जो शासन था, वह जो चलाता था जिसका नाम था कुबाचा, यलदौज। तो यलदौज चलाता था। कौन चलाता था? यलदौज चलाता था। ठीक है, इस प्रकार यलदौज चलाता था। इसी के क्रम में सिंध की जिम्मेदारी जो दी जाती थी, जब मान लीजिए कि मोहम्मद गौरी आता जाता था, सिंध की जो जिम्मेदारी थी, सिंध की जिम्मेदारी वह किसको दिया जाता था? कुबाचा को दिया जाता था, कुबाचा। और जब भारत में भारत की जो जिम्मेदारी थी, भारत की जिम्मेदारी कौन संभालता था? तो इसी का मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था
कुतुबुद्दीन ऐबक चलाता था। कौन कौन चलाता था? तो जब मोहम्मद गौरी गजनी में अनुपस्थित रहता था तो मोहम्मद गौरी की अनुपस्थिति में यल्दौज क्या करता था? गजनी का शासन का संचालन करता था ना। और इसी के क्रम में मैंने आपको बताया कि गजनी का शासन संचालन जो करता था यल्दौज करता था। जब वह गजनी जाता था भारत पर, क्योंकि वह आक्रमण करके वापस लौट जाता था, और जब वह भारत में नहीं रहता था तो सिंध की जो जिम्मेदारी संभालता था वो कौन संभालता था? कुबाचा संभालता था, कुबाचा। और इसी के क्रम में जो भारत की जिम्मेदारी, जब भारत में मोहम्मद गौरी अनुपस्थित रहता था तो भारत की जो जिम्मेदारी संभालता था वो कौन संभालता था? भारत की जिम्मेदारी संभालने वाला जो था, जिसका नाम था, उसका एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता था, ऐबक संभालता था। इस प्रकार की चर्चा होती है। तो 1192 ईस्वी में भारत पर किसका? मोहम्मद गौरी के पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित हुआ। मोहम्मद गौरी ने इसी के क्रम में आगे चलकर 1194 ईस्वी में एक और आक्रमण किया। 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में एक कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम मिलता है कन्नौज के शासक का जयचंद, जो किस वंश का था? तो जिसका गढ़वाल वंश का शासक था। कन्नौज पर एक शासन करता था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का जो शासक था जयचंद शासन करता था, जयचंद शासन करता था। तो मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद को चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में क्या किया? युद्ध में पराजित किया, पराजित किया और मार डाला। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1194 ईस्वी में कन्नौज का जो शासक था, जो गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद, इसे क्या किया? पराजित किया और मार डाला। इस प्रकार देखा जाए तो भारत के जो मजबूत राजवंश थे उस पर किसका एकाधिकार स्थापित हो गया? तो सीधा सीधा देखा जाए तो पूरी तरह से एकाधिकार किसका हो गया? कि मोहम्मद गौरी का एकाधिकार हो गया। मैंने आपको बताया कि जिस समय मोहम्मद गौरी भारत में अनुपस्थित रहता था उस समय भारत का जो शासन संचालन होता था वह कौन करता था? तो इसी का एक योग्य गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वही शासन का संचालन करता था। इसी के क्रम में मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी विजय करने के बाद जब चंदावर में विजय की और विजय करने के बाद वह कहाँ चला गया? पुनः चला गया गौर राजा अर्थात गजनी वापस चल गया। गजनी और गौर उस समय एक ही क्षेत्र थे, अर्थात मोहम्मद गौरी का अधिकार गजनी पर भी था, गौर पर भी था। तो हम गौर कहें चाहे गजनी कहें एक ही चीज है। पुनः वापस चला गया। मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर अंतिम आक्रमण किया, भारत पर अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में किया। 1205 ईस्वी में 1205 ईस्वी के बाद जब यह किसके? खोखरों के विरुद्ध किया, खोखरों के विरुद्ध किया। आगे चलकर 1206 ईस्वी में इसने क्या किया कि खोखरों के विरुद्ध क्या किया कि 1205 ईस्वी में इसका अंतिम
इसने क्या किया कि एक तरह से देखा जाए तो अंतिम आक्रमण की 1205 या 6 ईस्वी खोखरों के विरुद्ध किया और खोखरों को पराजित किया। लेकिन यह जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी जब यह क्या कर रहा था कि भारत से वापस जा रहा था, तो यह सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे अजान पढ़ रहा था, किनारे नमाज अदा कर रहा था। उसी समय खोखरों ने, कुछ लड़ाकू जातियों, खोखरों की कुछ लड़ाकू जातियों ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, हत्या कर दी। अब मोहम्मद गौरी को क्या किया गया, आगे चलकर कहां, गजनी दफनाया गया, गजनी दफनाया गया। गजनी की मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उस समय लाहौर को राजधानी बनाकर कौन शासन कर रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर को राजधानी बनाकर कौन शासन कर रहा था, अर्थात यहां भारत का जो शासन संचालन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर की जनता ने क्या किया, जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऐबक को भारत का शासक नियुक्त किया। किसने, कि लाहौर की जनता ने। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया कि भारत का शासक नियुक्त किया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में किसकी स्थापना की, अर्थात मामलुक वंश। क्योंकि यह गुलाम था तो इसीलिए गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना की। तो मामलुक वंश या गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्क वंश की स्थापना की। उसी को क्या कहा जाता है, मामलुक वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, किसे राजधानी बनाकर शासन किया, तो लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। अब भारत में मामलुक वंश, गुलाम वंश की स्थापना की। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं रोकेंगे। मैंने आपको बताया कि गौर के तुर्क शासक मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। मैंने आपको बताया कि गजनी और हेरात के बीच का पहाड़ी जो क्षेत्र था, गौर राज्य का क्षेत्र था। गौर राज्य की स्थापना किसने की थी, तजिक ने की थी। आगे चलकर क्या हुआ कि जो गजनी का शासक था महमूद गजनवी, इसने गौर राज्य के शासक जो मोहम्मद बिन सूरी थे, इसके गौर राज्य पर आक्रमण किया, मोहम्मद बिन सूरी को पराजित कर मार डाला और गौर राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार देखा जाए तो महमूद गजनवी के समय में कब 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने क्या किया था, गौर राज्य पर आक्रमण किया था। वहां का उस समय शासक मोहम्मद बिन सूरी था, उसे पराजित किया और मार डाला। आगे चलकर 1030 ईस्वी में क्या हुआ कि जो महमूद गजनवी थी उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद गजनी का जो सुल्तान बना, जिसका नाम था बहराम शाह ने क्या किया कि गौर राज्य के राजकुमार जिसका नाम था कुतुबुद्दीन हसन, उसकी हत्या कर दी, बंदी बनाया, उसकी हत्या कर दी। और उस समय जो गौर राज्य का शासक था वह था कि इसी कुतुबुद्दीन हसन का भाई था, जिसका नाम था अलाउद्दीन हुसैन काफी क्रोधित हुआ। उसने क्या किया कि गजनी पर आक्रमण किया और गजनी के शासक बहराम शाह की हत्या की
गजनी को लूटा और गजनी को जला दिया। गजनी को जलाने के उपलक्ष्य में उसने जहां सोज की उपाधि धारण की, जिसे कहा जाता है विश्वदाहक। तो विश्वदाहक की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन हुसैन ने की थी, जो कहां का था? गौर का शासक था। अलाउद्दीन हुसैन के बाद गौर राज्य का जो शासक बना वो कौन बना? कि गयासुद्दीन गौर बना। गयासुद्दीन गौर जो था, इसी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन, जिसका नाम एक और मिलता है मुइजुद्दीन बिन शाम। इसी को कहा जाता है मोहम्मद गौरी। गयासुद्दीन गौर ने मोहम्मद गौरी को गजनी का क्या बनाया? सूबेदार नियुक्त किया। आगे चलकर गयासुद्दीन गौर के बाद गजनी का जो शासक बना वो कौन था? गौर और गजनी का जो शासक बना कौन बना? मोहम्मद गौरी बना। इसी समय कुछ और परिवर्तन हुए। और परिवर्तन ये हुए कि ईरान में एक ख्वारिज्म वंश की स्थापना हुई। ख्वारिज्म शासक थे। ख्वारिज्म शासकों ने क्या किया कि खुरासान पर अधिकार कर लिया। और खुरासान पर अधिकार ख्वारिज्म शासकों के करते हुए जो गजनी के शासक थे मोहम्मद गौरी, उनका पश्चिमोत्तर भारत में जो विस्तार की नीति थी वो रुक गई। अब वो कर सकते थे तो केवल पूर्वी की पश्चिमोत्तर देशों में जो विस्तार था वो रुक गया, और उनका अभी विस्तार हो सकता था तो पूर्व में ही विस्तार हो सकता था। इसी विस्तार की नीति को अपनाते हुए मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि भारत पर आक्रमण किया। तो इसके भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका भारत पर आक्रमण का उद्देश्य जो था वो क्षेत्र विस्तार था, अर्थात राजनीतिक था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर किस दर्रे से होते हुए आक्रमण किया? तो गोमल दर्रे से होते हुए 1175 ईस्वी में आक्रमण किया और सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया। इसी के क्रम में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय वहां का जो शासक था वो चालुक्य वंश, वहां जो गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक मूलराज द्वितीय था। जब मोहम्मद गौरी ने मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय ने उस पर मोहम्मद गौरी पर ही आक्रमण कर दिया, रीअटैक किया, और इसका पीछा करते हुए अबू पर्वत तक के निकट आ गया, अर्थात राजस्थान के क्षेत्र तक आ गया। और राजस्थान के क्षेत्र के निकट अबू पर्वत के निकट मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। कब? 1178 ईस्वी में। इस प्रकार मोहम्मद गौरी का यह भारत में पहली पराजय थी। तो मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। मूलराज द्वितीय इसी वर्ष क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। मूलराज द्वितीय के बाद भीम द्वितीय क्या बना? भीम द्वितीय जो था वह चालुक्य वंश का शासक बना। आगे चलकर जो मोहम्मद गौरी था इसने अपना जो ध्यान केंद्रित किया, अर्थात गुजरात की पराजय के पश्चात अपना ध्यान जो मोहम्मद गौरी था वो पश्चिमोत्तर भारत की ओर किया, केंद्रित किया, उसे जीतने का प्रयास किया। पश्चिमोत्तर भारत के दो प्रमुख राज्य थे, एक सिंध था, दूसरा पंजाब था। इसने क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने 1182 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। इस समय पंजाब में जो गजनी गवर्नर, अंतिम गजनी गवर्नर जो था, जिसका नाम था खुसरो मलिक, यह शासन कर रहा था। अभी थोड़ा सा प्रभाव गजनी का था यहां। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण किया और खुसरो मलिक को पराजित कर मार डाला, और इस तरह से पंजाब पर भी 1186 ईस्वी में अधिकार कर लिया। अब देखा जाए तो मोहम्मद गौरी का जो क्षेत्र था, मोहम्मद गौरी का जो क्षेत्र था, एक तरह से देखा जाए तो पंजाब विजय के पश्चात ही इसका क्षेत्र दिल्ली और अजमेर से मिलना शुरू हुआ, स्पर्श करने लगा। और उस समय दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर को राजधानी बनाकर शासन कर रहे थे। अर्थात धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों में संघर्ष भी शुरू हुआ। इसी समय क्या हुआ कि 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि भटिंडा के किले को जीत लिया, और भटिंडा के किले पर पृथ्वीराज चौहान अपना अधिकार समझता था।
जब भटिंडा को किले को जीत लिया, इसी भटिंडा को किले को लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध कहाँ हुआ? 1191 ईस्वी में हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ कि विजयी हुआ और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। यह मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय थी भारत में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया और कुछ समय बाद इसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन एक थे चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। उसमें उन्होंने एक काल्पनिक घटना बताई है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था या हत्या की थी, तो ये केवल काल्पनिक है। इसी तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात जो था, देखा जाए तो मोहम्मद गौरी का एक तरह से भारत पर आधिपत्य हो गया। जब मोहम्मद गौरी गजनी में अनुपस्थित रहता था तो गजनी का जो शासन संचालन करता था वो कौन करता था? यलदौज करता था। और जब वह भारत में अनुपस्थित रहता था तो सिंध की जिम्मेदारी किसके पास थी? कुबाचा के पास थे। और भारत की जिम्मेदारी जो थी वो कुतुबुद्दीन, इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके पास थी। मैंने आपको बताया कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुनः आक्रमण किया और उस समय कन्नौज का एक गाढ़वाल वंश का शासक था जिसका नाम था जयचंद। तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद न करके मोहम्मद गौरी की मदद करने का वचन दिया था, लेकिन पूरा नहीं किया था। उसी को लेकर क्या किया था कि मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज का एक स्थान है चंदावर नामक स्थान पर जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। जयचंद पराजित हुआ और मारा गया और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो मोहम्मद गौरी का जो भारत पर अंतिम आक्रमण हुआ वो 1206 ईस्वी में हुआ। खोखरों के विरुद्ध खोखरों को पराजित किया। लेकिन जब मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट रहा था तो सिंधु नदी के किनारे वह आजान पढ़ रहा था। उसी समय खोखरों ने क्या किया? इसका कत्ल कर दिया। किसका? मोहम्मद गौरी का कत्ल कर दिया। मोहम्मद गौरी के कत्ल के पश्चात इसको आगे चलकर कहां दफनाया गया? गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी के पश्चात क्योंकि जो कुतुबुद्दीन इसका योग्य गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक के भारत में पहले से शासन संचालित कर रहा था, तो लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के शासक के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में पहले तुर्क वंश की स्थापना की, जिसका नाम था गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश की स्थापना की और भारत में गुलाम वंश या तुर्क वंश की स्थापना की और कहां राजधानी? लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में मिलते हैं तो आगे की चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।